गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे ये टॉपिक आपका +2 +1 बीकॉम एमकॉम सब में आता है। कौन सा टॉपिक है? डिमांड के ऊपर टॉपिक है। आज हम क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करने वाले हैं। कितना डिमांड इलास्टिक हो सकती है, इलास्टिक का मतलब क्या है, कैसे डिमांड डिटरमाइन करती है, क्यों डिमांड को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्यों अदर फैक्टर को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने स्पेशल क्वेश्चन पेपर के लिए एक अलग से चैनल सेपरेटली ओपन किया है, जहाँ पर आपको हर स्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि बीकॉम है, एमकॉम है, एमबीए है, ठीक है, बीएड है, एमएड है, और आपके जो इतने भी जैसे कि बीएससी, एमएससी, एमए, बीए, इन सभी के क्वेश्चन पेपर आपको हमारे स्पेशल एक चैनल जो ओपन किया है आप सभी के लिए क्वेश्चन पेपर, क्योंकि बहुत से बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि मैम क्वेश्चन पेपर के लिए स्पेशल एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कीजिए, अलग से चैनल क्रिएट कीजिए। तो हमने चैनल ही क्रिएट कर दिया जहाँ पर केवल और केवल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको। आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट मास्टर्स के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी अदर कोर्सेज कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, उनके क्या सर्टिफिकेट क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। जितनी हमारी कोशिश है कि आपको सभी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अभी हमने 2022 के अंदर ही शुरू किया है। तो जितने भी मेरे पास 2022-21 के क्वेश्चन पेपर है मैं उसको अपलोड करती जा रही हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर आएंगे वैसे वैसे करती जाऊंगी। साथ में आपको क्या करना है, आपको मुझे बताना है कि आपको कौन सा पेपर चाहिए, तो उसको अरेंज करने की पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने से पहले ना आपको क्या समझना होगा, डिमांड क्या होता है। क्या समझना होगा, डिमांड क्या होता है, राइट। बट आप जैसे कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर ना हम दो फैक्टर होते हैं। एक तो होती है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं दैट मीन्स एक इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जा रही है, जो कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन स्टडी की जाती है। जो हमारे जैसे ये मान लीजिए हमारा बिजनेस है, बिजनेस के अंदर अंदर स्टडी करना, बिजनेस के अंदर अंदर हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस को चेकआउट करना, किस कारण से हमारी जो डिमांड, सप्लाई, प्राइस, इनकम, इन सभी का इफेक्ट डल रहा है हमारी डिमांड के ऊपर। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक की बात होती है एक्सटर्नल या फिर बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर की बात की जाती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं ग्रोस नेशनल इनकम, ग्रोस लेवल इनकम, ग्रोस प्रोडक्शन, ठीक है, और हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सभी की बात ही हमारी मैक्रो में की जाती है। बट आज हम टॉपिक कर रहे हैं हमारे डिमांड का। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा बताना जरूरी था। अब हम डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले डिमांड कैसे क्रिएट होती है उसको समझते हैं। देखो, इसके क्रिएट होने से पहले हमारे पास 3 शब्दों का आंसर होना चाहिए। नीड, आपकी नीड क्या है, ठीक है, नीड का मतलब क्या होता है, वांट्स का मतलब क्या होता है, देन उसके बाद डिमांड आती है। देखो, नीड क्या होती है, जो आपकी बेसिक नीड होती है। बेसिक का मतलब समझते हैं, जो आपकी बहुत ही जरूरी होती है, बेसिक नीड। जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान। हमें भूख लगी है, एग्जाम्पल हमारा हंगरी का है, हमें भूख बहुत तेज लगी है, मुझे भूख है बहुत तेज लगी है। ठीक है, तो भूख लगी है, भूख मेरी क्या हुई, बेसिक नीड हुई। इस भूख को शांत करने के लिए मेरे पास काफ़ी सारे अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव मतलब कि काफ़ी सारे साधन है। मैं रोटी भी खा सकती हूँ, मैं पिज़्ज़ा भी खा सकती हूँ, मैं बर्गर भी खा सकती हूँ, मैं गोलगप्पे भी खा सकती हूँ। भूख शांत होनी चाहिए। जो भूख थी मेरी बेसिक नीड थी। जो वांट है कि इस बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, इस भूख को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास जितने भी साधन हैं उसको हम वांट कहेंगे, कि मेरी इच्छा क्या है इस भूख को शांत करने के लिए।
भूख तो लगी है, पर इस भूख को शांत करने के लिए मेरी इच्छा क्या है खाने की, मैं रोटी खाऊंगी, मैं या फिर बर्गर खाऊंगी, पिज़्ज़ा खाऊंगी, गोलगप्पे खाऊंगी, चाउमीन खाऊंगी, क्या खाऊंगी, ठीक है। तो वो अल्टरनेटिव सोर्सेज, ठीक है जी। डिमांड कब क्रिएट होती है, जब आपको भूख लगी है, ठीक है, भूख लगी है, प्लस में आपने ये भी देख लिया कि मैं क्या खाऊंगी। मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं रोटी खाऊंगी, ठीक है, तो उस रोटी खाऊंगी, और इस चीज़ के लिए क्या होना चाहिए, मैं इस रोटी को खरीदने के लिए विलिंग हूँ, मेरे पास जो नीड है वो भी तैयार है, प्लस मेरे पास विलिंगनेस भी होनी चाहिए, मेरी वो इच्छा भी होनी चाहिए, मैं तैयार होनी चाहिए कि उस रोटी के ऊपर मैं पैसा खर्च कर सकूं, तभी जाके डिमांड क्रिएट होगी। अदरवाइज वो डिमांड नहीं है जब तक आप कोई चीज़ परचेज नहीं कर लेते हो। क्योंकि डिमांड कब क्रिएट होती है, जब कोई चीज़ आप क्या करते हो, परचेज करते हो। परचेज करने से पहले आपका माइंड भी सेट होना चाहिए और आप उसके ऊपर विलिंग भी होनी चाहिए कि मैं इसके ऊपर पैसे खर्च कर सकती हूँ, ठीक है जी। समझ में आया कि डिमांड का मतलब क्या हो गया, कि डिमांड वो चीज़ होती है, डिमांड ऐसे एक फैक्टर है जो क्या है, आपके विलिंग के ऊपर डिपेंड है, और आप उस चीज़ को खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आपकी जो बेसिक नीड है उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार है, उसके ऊपर पैसे खर्च करने के लिए तैयार है, तो वो तब डिमांड क्रिएट होगी। अब डिपेंड करता है कि डिमांड जब आपकी विलिंगनेस जो आपकी कब रेडी होगी, या तो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। आपने रोटी सेलेक्ट की, आपका टेस्ट था, आप बर्गर भी कर सकते थे, आपने बर्गर की डिमांड ही नहीं की क्योंकि आप उसके लिए विलिंग ही नहीं थे। आपका टेस्ट हो गया, जितनी आपने ज़्यादा जिसकी एडवर्टाइजमेंट दे रखी है, अब सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किसकी आती है, डोमिनोज़ की पिज़्ज़ा की, डोमिनोज़ को पिज़्ज़ा ऐसा, डोमिनोज़ को पिज़्ज़ा वैसा, तो एडवर्टाइजमेंट भी इफेक्ट डालती है उसकी डिमांड के ऊपर, ठीक है। और साथ में क्या है, अब देखो ये सभी फास्ट फूड को मैंने लिए थे, बर्गर लिया था, पिज़्ज़ा लिया था, और हमारे पानीपुरी गोलगप्पे लिए थे, है ना। अब देखो अब इसके अंदर जो मैं कहूँ, जैसे कि इसके अंदर ना जो PY जिसको हम कहते हैं कि सब्सिट्यूट, और PC कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसको हम डिनोट करते हैं। PY से अब क्या होता है, प्राइस ऑफ द सब्सिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट्स गुड्स, एंड यहाँ पर क्या है, PC का मतलब क्या है, मैं भी इनका मतलब समझाऊंगी, पहले लिख लेती हूँ। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनके ऊपर भी डिमांड हमारी बेस होती है। सब्सिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, जो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अगर आपको क्या है, गाड़ी चलानी है, तो उसके अगर आपके पास कार है, कार के लिए पेट्रोल भी तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि गाड़ी पेट्रोल के बिना गाड़ी चला सकते हो, तो पेट्रोल के अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो जो कार के प्राइस भी इसको इफेक्ट करेंगे। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो इसके बिना इसका काम भी नहीं चलेगा, ठीक है जी। एक है हमारे पास सब्सिट्यूट्स गुड्स, जैसे कि कॉफ़ी और टी का इसके अंदर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आता है। अगर आपके पास घर में कॉफ़ी ख़त्म हो गई है तो आप उसकी जगह आप टी का भी यूज़ कर सकते हो। सब्सिट्यूट मतलब कि जिससे आपका काम चल जाए, बट इसके अंदर एक दूसरे के बिना उसका काम नहीं चलेगा। इसके ऊपर भी इसके कारण भी डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालता है, ठीक है। अभी हम डिमांड का मतलब समझ रहे हैं, देन उसके बाद इलास्टिसिटी समझेंगे, क्योंकि इन सभी का ही इलास्टिसिटी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टेस्ट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गई हमारे पास, जो प्राइस है। सबसे पहले तो प्राइस आना चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस। आप ये देख रहे हैं कि रोटी 8 रुपए की मिल रही है, ठीक है, पिज़्ज़ा 20 रुपए का बर्गर 20 रुपए का मिल रहा है, पिज़्ज़ा 50 से 60 रुपए का मिल रहा है, गोलगप्पे 20 के 5 मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको सबसे सस्ती क्या मिली, रोटी, तो आपने इसकी डिमांड कर दी। तो डिमांड इसीलिए कहते हैं, जो डिमांड होता है ना, डिमांड हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है। जो डिमांड होता है हमेशा डिपेंडेंट होता है। कारण यही है क्योंकि जो डिमांड होती है ना, इन सभी फैक्टर्स के कारण क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। अगर उसका प्राइस हाई है तो आप उसको नहीं खरीदोगे, अगर आपका जो इनकम लेवल है उसको आप नहीं खरीदोगे। तो ये जो बाकी ये कहते हैं ना अदर फैक्टर में क्या इंक्लूड हो गए, ये सभी अदर फैक्टर्स क्या होंगे, इन
डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ठीक है जी, कंसेप्ट आ गया समझ में। डिमांड ये होती है। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि आप किस चीज़ को कितना खींच सकते हैं। खींचने का मतलब क्या है कि अगर आप डिमांड को कितना खींच सकते हैं वो डिपेंड करता है इन सभी फैक्टर्स के ऊपर, क्योंकि हमने बताया कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, राइट। तो कहते हैं कि किसी चीज को कितना खींच सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिक। देखो क्या लिखा है, इलास्टिक का मतलब क्या है, किसी चीज को आप कितना खींच सकते हो, किसी चीज को आप कितना इधर खींच सकते हो। तो किसी चीज को खींचना, दैट इज द इलास्टिक। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट मीन्स आप किसी डिमांड को कितना खींच सकते हैं वो उसके अंदर यहां पर बात की गई है। जो ये अदर फैक्टर्स हैं इनके कारण ही जो हमारी क्वांटिटेटिव डिमांड्स होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डिमांड बोलते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड तो है, बट इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं कि अगर जब हमारे पास एग्जांपल लेके चलते हैं कि क्यों इसे हम क्वांटिटेटिव डिमांड बोलते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक जगह प्राइस है, एक जगह क्वांटिटेटिव डिमांड है। ठीक है, अब आपको भूख लगी है, ठीक है, ये सभी जगह ये सभी चीज़ बहुत महंगी हो रही है। देखो आज रोटी 8 रुपए की है, मान लीजिए पहले रोटी 8 रुपए की थी, आज 12 रुपए की है, अब क्या है 18 रुपए की हुई है। ठीक है, जो आपकी डिमांड पहले मान लीजिए 10 रोटियों की थी, फिर क्या होगी 8 रोटियों की होगी, फिर क्या है अब 6 रोटियों की होगी। देखो क्या हुआ कि आपने खाना तो बंद नहीं किया ना, प्राइस बढ़ने से क्या खाना बंद कर दोगे, नहीं ना। अगर नमक की थैली का रेट पहले क्या था 12 रुपए में आती थी, अब क्या 27 रुपए में आने लगी है, क्या आपने उसको खाना बंद कर दिया, क्या उसको यूज करना बंद कर दिया, नहीं ना। क्या है कि जब भी कोई चीज का प्राइस ऐसे इंक्रीज होता रहता है तो उसकी डिमांड उसकी अपोजिट डिक्रीज होगी। कह रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसकी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट हम इसको डिमांड नहीं कहेंगे, इसको हम क्वांटिटेटिव डिमांड कहेंगे। कारण क्यों है, क्योंकि आपने क्वांटिटी में कम कर दिया। पहले आप 10 की क्वांटिटी लेते थे, 10 की संख्या लेते थे रोटी की, बट आपने क्या लिया फिर अगली बार 8 की ली, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हुई। तो इसलिए कहते हैं क्वांटिटेटिव डिमांड क्या है, वो इंक्रीज हुई। 8 से फिर 6 पे क्वांटिटेटिव आपकी डिमांड कम हो गई। प्राइस के जितना जितना बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी डिमांड क्या होगी, वो नीचे चली जाएगी। तो ये इस तरह से नेगेटिव रिलेशन को लेके चलते हैं। ठीक है, तो रीजन ये है कि इसको क्वांटिटेटिव डिमांड बोलते हैं, क्योंकि हम हमेशा डिमांड नहीं क्वांटिटी को कम करते हैं। उसकी डिमांड कभी कम नहीं होती, बट उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। पहले आप 10 खरीदते थे, अब वो 6 खरीदने लग गए हो। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की जा रही है। तो आपको यहाँ पर 2 वर्ड नजर आएंगे, बहुत ज्यादा जगह नजर आएंगे कि एक तो मोर इलास्टिक होता है, एक होता है हमारा लेस इलास्टिक। अब मैंने बोला इलास्टिक वर्ड किससे सीधा डायरेक्टली रिलेट करता है, इलास्टिक वर्ड सीधा डायरेक्टली रिलेट करता है आपके क्वांटिटेटिव डिमांड पर। सीधा रिलेट क्यों कर रहा है, क्योंकि इनके बढ़ने से डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि डिमांड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये बाकी चीजें हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमेशा जब इलास्टिक हुआ तो किससे रिलेट कर रही है, वो क्वांटिटेटिव डिमांड की बात कर रही है। यहाँ पे इन इलास्टिक भी आ सकता है। इन इलास्टिक का मतलब है कोई भी चेंज ना होना, देयर इज अ नो चेंज। जब क्या है प्राइस में चेंज हुआ, इनकम में चेंज हुआ, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ तो वो इन इलास्टिक कहेंगे। अगर इलास्टिक है तो मतलब क्वांटिटेटिव डिमांड के अंदर चेंज हुआ। अब यहाँ पे मोर का मतलब क्या है भाई, और लेस का मतलब क्या है। मोर का मतलब है, मान लीजिए प्राइस इंक्रीज हुआ, इसका मतलब समझा रही हूं, प्राइस इंक्रीज हुआ बट क्वांटिटेटिव डिमांड के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा चेंज आना। मतलब कि मोर का मतलब ज्यादा, इलास्टिक मतलब कि डिमांड के अंदर, क्वांटिटेटिव डिमांड के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट आना। ठीक है, और लेस इलास्टिक का मतलब क्या है कि अगर प्राइस अगर बढ़ा है तो क्वांटिटेटिव डिमांड में थोड़ा सा फर्क आया है, थोड़ा सा इलास्टिक हुआ, थोड़ा सा खींची है, ये ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा।
कम इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, समझ में आया कि क्वांटिटेटिव डिमांड में चेंज होगा ज़्यादा किसके कंपैरिजन में, प्राइस के कंपैरिजन में, जब क्या होगी, मोर इलास्टिक। तो सीधा सा लॉजिक ये है, जब आपका मोर इलास्टिक आ जाए ना तो सीधा क्वांटिटेटिव डिमांड से बिलोंग कर रहा है, तो क्वांटिटेटिव डिमांड हमारी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है किसके कंपैरिजन में, प्राइस के कंपैरिजन में। जब हमारी लेस की बात की जाए तो क्वांटिटेटिव डिमांड हमारा कम इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू प्राइस के। ठीक है, ये लेस और मोर का कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ना 5 से 6 काफ़ी सारे हैं, ये काफ़ी सारे हैं जिनके ऊपर इफेक्ट डलते हैं। प्राइस के ऊपर पड़ता है, इनकम के ऊपर पड़ता है। मैं आपको बुक से भी शो करती हूँ, आपको बुक के अंदर देखने को काफ़ी सारे मिलेंगे आपको। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो यहाँ पे प्राइस है, फिर आ जाता है इनकम आ जाता है। जितने मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखवाए ना, अदर फैक्टर्स लिखवाए हैं, इन सबका इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर। इतने सारे इलास्टिक हैं, आज हम डिस्कस करेंगे केवल प्राइस इलास्टिसिटी को। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का प्राइस इलास्टिक है, देन उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनकम इलास्टिक पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब आपको यह पता चल गया कि हमने क्या पढ़ा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि किसी इनडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने पर, है ना, किसी इनडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने पर हमें ये देखना है कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर कितना इफेक्ट डल रहा है ना। अब आपको ये पता है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, क्वांटिटेटिव डिमांड होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके कोई भी फैक्टर होते हैं। अब हम प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, तो हम प्राइस के बारे में बात करेंगे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो आपका सामान है उसके प्राइस के इंक्रीज, उसके डिक्रीज होने का चेंज, परसेंटेज चेंज, अगर आपके प्राइस के अंदर, कमोडिटी के प्राइस के अंदर चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट कितने परसेंट चेंज हो रहा है हमारी क्वांटिटी डिमांड के ऊपर, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको फॉर्मूला समझ में आया, फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला क्या बन गया आपका, इसको याद नहीं करना, मैंने आपको समझाया। अब बात कर रहे हैं हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटेटिव डिमांड, किसके कारण हुई, उसका इफेक्ट किसके कारण से हुआ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी के प्राइस के ऊपर। अगर हम यहाँ पे इनकम की बात करें तो यहाँ पे इनकम आ जाएगा। अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। क्रॉस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी आ जाएगा, जिसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको रट्टा नहीं मारना। फॉर्मूला क्या है कि प्राइस के चेंज होने पर आपकी डिमांड के अंदर कितना चेंज आया, क्योंकि आपको पता है जो आपका जो क्वांटिटेटिव डिमांड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस आपका इंडिपेंडेंट है। मैं इसको बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको समझ में है, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेस ये हुआ ना, और जो हमें निकालना है, जिसके अंदर चेंज निकालना है, ये वो है। हमें इसके अंदर इफेक्ट देखना है कि कितना इफेक्ट आया, कितना चेंज आया। राइट, मैं फॉर्मूला समझा रही हूँ इस टाइम। ठीक है, बेस हमारा प्राइस हुआ, क्वांटिटेटिव डिमांड के अंदर हमें चेंज देखना है कितना हुआ। तो नॉर्मल सी बात है, जब भी हम कोई भी फॉर्मूला पुट करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, तो हम इंटू में 100 करते हैं। नीचे क्या लेके चलते हैं, बेस लेके चलते हैं। ऊपर क्या लेके चलते हैं, जो चीज हमें निकालनी है, राइट, फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या निकालनी है, क्वांटिटेटिव डिमांड निकालनी है। बेस क्या हमारा प्राइस है, इंटू में 100। ये आपका बन गया फॉर्मूला। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी पॉइंट के लिए मैंने इतना देर मैंने इसको समझाया है। अब हम इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी आपकी 5 तरह की होती है जो कि डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालती है। क्वांटिटेटिव डिमांड बोलेंगे हम, क्योंकि समझ में आएगा क्वांटिटेटिव क्यों बोला जाता है। देखो, अब इसको याद करने की ट्रिक पता है क्या है, क्योंकि आप इलास्टिसिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक है, ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगी। कैसे करेंगे, देखो P
RICE कितने वर्ड हुए? 1 2 3 4 5। दैट मीन्स 5 आपके इसके टाइप हैं। फर्स्ट ट्रिक आपकी ये है, ठीक है जी। अब ये 5 कौन सी है? 5 कौन सी है उनको देखते हैं हम। सबसे पहले क्या है कि जो आपके, एक सेकेंड, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले देखेंगे कि E इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। इलास्टिसिटी बिल्कुल 0 है। इसे हम क्या कहेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक। अब आप शब्दों का खेल देखना, जो अभी तक मैंने समझाया ना, इलास्टिक का किससे रिलेट करता है? इलास्टिक आपके क्वांटिटेटिव डिमांड से, ठीक है। अब यहाँ पे इन लिखा हुआ है, इन का मतलब क्या हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। देखो मैंने आपको क्या समझाया था, इलास्टिक का मतलब हो रहा है चेंज होना, किसके अंदर? क्वांटिटेटिव, क्योंकि इलास्टिक और इन इलास्टिक डायरेक्टली किससे रिलेट करती है? आपके क्वांटिटेटिव डिमांड से रिलेट करती है। और जब इन इलास्टिक बोला जाता है तो दैट मीन्स उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्वांटिटेटिव डिमांड के अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब कि अगर प्राइस इसका बड़ा है, प्राइस अगर किसी कमोडिटी का, मान लीजिए कुरकुरों का प्राइस बड़ा है, तो डिमांड पर, क्वांटिटेटिव डिमांड पर किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ा। समझ में आया? समझ में आया? ये कब होता है? ये होता है जब हम क्या करते हैं, नेसेसरी गुड्स को परचेज करते हैं। नेसेसरी जो थिंग्स होती है ना, जो हमारे खाने पीने की थिंग्स होती है। अब साल्ट का इंक्रीज हुआ है, कोई बात नहीं भाई, इंक्रीज होएगा, अब खाना जरूरी है, अदरवाइज बीमारी लग जाएगी, है ना। आयोडीन होता है उसके अंदर। तो क्या होता है कि परफेक्ट इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि परफेक्ट इन इलास्टिक, शब्दों को देखो क्या बोल रहा है, परफेक्ट इन इलास्टिक है, तो मतलब कि डिमांड के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है। इवन चाहे प्राइस कितना ही बढ़ जाए तो आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं है। पहला स्टेप हो चुका है। दूसरे नंबर पे क्या आता है कि E इज लेस देन 1, मतलब कि एक बड़ा है E से, इन इलास्टिक है इसमें भी, ठीक है, ये इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? ये किससे डायरेक्ट रिलेट कर रहा है? क्वांटिटेटिव डिमांड से रिलेट कर रहा है ना, क्वांटिटेटिव डिमांड से रिलेट कर रहा है। अब ये देखो इन इलास्टिक है, और यहाँ पे क्या दिखाया है कि ये जो इलास्टिक है ना, एक से छोटा है, मतलब फर्क पड़ा है, इतना नहीं फर्क पड़ा। कहने का मतलब कि प्राइस बड़ा तो है, प्राइस जितना बड़ा है ना उसके हिसाब से डिमांड नहीं बढ़ी, डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है, छोटी मोटी थोड़ी सी, है ना। अगर पहले 5,000 थी ना तो डिमांड अब 5,500 हो गई है, छोटी सी डिमांड बढ़ी है प्राइस के इंक्रीज होने से, है ना। कुछ एक प्रोडक्ट होते हैं प्राइस के इंक्रीज होने से उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। तो इन इलास्टिक का मतलब होता है कि क्वांटिटेटिव डिमांड में चेंज आना आप इन शब्दों से देखोगे, इनसे देखोगे। अगर 0 है तो कोई क्वांटिटेटिव डिमांड में फर्क नहीं पड़ा, अगर 0 नहीं है, वो एक से छोटी है, तो मतलब कि थोड़ा सा फर्क पड़ा है कि प्राइस के अंदर प्राइस आपका ज़्यादा है और क्वांटिटेटिव डिमांड आपकी कम है। ये इसका फिगर बनेगा। दूसरा पॉइंट हो गया क्लियर। थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि E इज इक्वल टू 1 मीन्स जितना, इसे हम क्या कहेंगे? यूनिट इलास्टिक कहेंगे। दिखाई दे रहा है? इसे हम क्या कहेंगे? यूनिट इलास्टिक कहेंगे। यूनिट इलास्टिक क्यों? इलास्टिक का मतलब किससे रिलेट कर रहा है? क्वांटिटेटिव डिमांड से। मैं इसको बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, +1 +2 क्लास के हैं, तो आपको ये टॉपिक ऐसे जहन में बैठ जाना चाहिए क्योंकि मैंने बेसिक से आपको करवाया है, ठीक है। वो अलग बात है, लॉ ऑफ डिमांड हम अलग वीडियो के अंदर करेंगे, बट इलास्टिसिटी का मतलब हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो इलास्टिसिटी है, क्वांटिटेटिव डिमांड से बिलोंग करती है। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 होता है ना, 1 होता है। ये कह रहे हैं कि जितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है उतनी ही क्वांटिटेटिव डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है। जितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है उतना ही क्वांटिटेटिव डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है, उसे बोला गया है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको यूनिट इलास्टिक कहते हैं। इसीलिए P इज इक्वल टू क्या डी हो गया, तो इसलिए E इज इक्वल टू 1 है कि जो इलास्टिक हुआ है वो इक्वल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि E
इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि इलास्टिक ज़्यादा हुआ है, क्वांटिटेटिव डिमांड के अंदर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। अब देखो दिमाग के अंदर ऐसे ही फटाफट आएंगे, जब तक आपको इलास्टिक का मतलब नहीं पता था तब तक आप कंफ्यूज थे कि इलास्टिक किसके साथ रिलेट करती है, हमारी क्वांटिटेटिव डिमांड के साथ रिलेट करती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इलास्टिक इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स ये इलास्टिक है। ठीक है, इलास्टिक किससे रिलेट करती है, सीधा डायरेक्टली रिलेट करती है क्वांटिटेटिव डिमांड से। अब ये ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स प्राइस तो इंक्रीज हुआ है बट क्वांटिटेटिव डिमांड में ज़्यादा फर्क आया है। ठीक है, प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटेटिव में ज़्यादा फर्क आया है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास पॉइंट नंबर 5, जो कि इसका लास्ट पॉइंट है। क्या कह रहे हैं कि E इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, मैं आपको ये स्टार्टिंग में बताना भूल गई कि जो इलास्टिक होता है ना, यहाँ पर ये इलास्टिक हमेशा 0 से लेके इनफाइनाइट पॉइंट तक होता है, ये नेगेटिव में नहीं होता कभी भी। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव में रहता है। पॉजिटिव में कहाँ से शुरू होता है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। अब मैंने बोला कि ये E इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, मतलब कि ये परफेक्ट इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है। सॉरी, इन इलास्टिक लिखने लगी थी मैं, इलास्टिक है। परफेक्ट इलास्टिक का मतलब क्या है, इलास्टिक किससे रिलेट करता है, क्वांटिटेटिव डिमांड से, है ना जी। अब क्वांटिटेटिव डिमांड से रिलेट करता है तो नॉर्मल सी बात है कि प्राइस के बिल्कुल भी ना बढ़ने पर क्वांटिटेटिव डिमांड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, या प्राइस के केवल 1 रुपये बढ़ने पर क्वांटिटेटिव डिमांड में इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि ये बहुत परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, इनफाइनाइट तक चली जाएगी, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। राइट, समझ में आया। थोड़ा सा प्राइस में इंक्रीज हुआ बट क्वांटिटेटिव डिमांड में ना इतना फर्क पड़ गया कि आप उसको मेजर कर रहे हो। तो आपको ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए। प्राइस के 5 टाइप क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी का डिमांड के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है। अब मैं इसको ग्राफ के साथ रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगी। ठीक है, अभी मैंने इसको वैसे नॉर्मली बताया है, ग्राफ के साथ अभी बताती हूँ। मैंने बोला कि E इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटेटिव डिमांड में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। देखो जैसे कि प्राइस मान लीजिए हमारे पास क्या है, प्राइस है 20, क्वांटिटेटिव डिमांड है हमारे पास 5। ठीक है, प्राइस फिर 40 हुआ, क्वांटिटेटिव फिर भी 5 है। प्राइस 60 हुआ, क्वांटिटेटिव जो डिमांड है फिर भी 5 रहा। दैट मीन्स आप इसको अब हम ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वांटिटेटिव डिमांड है, यहाँ पर प्राइस है। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पर प्राइस ऐसे 20, 40 एंड 60, 5, 10, 15 ऐसे लेके चलेंगे। अभी कहा कि इसने 20 है तब भी इसका 5 था, 40 है तब भी इसका 5 था, 60 है तब भी इसका 5 है। ये ऐसे हॉरिजॉन्टली में कि डिमांड ऐसे शिफ्ट नहीं हो रही, आगे पीछे शिफ्ट नहीं हो रही, ये केवल एक ऐसे वर्टिकल फॉर्म में खड़ी है। कब होगा, जब प्राइस के बढ़ने पर डिमांड पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी, ऐसे खड़ी है। एक था हमारे पास पॉइंट कि प्राइस के बिल्कुल भी प्राइस बढ़ी नहीं रही, परंतु क्वांटिटेटिव डिमांड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। प्राइस बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, क्वांटिटेटिव डिमांड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। इसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट इलास्टिक। क्योंकि इलास्टिक क्यों है, क्योंकि क्वांटिटेटिव डिमांड में चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल जस्ट इसका अपोजिट करते देते हैं कि यहाँ पे प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है। प्राइस क्या है, 15 है, बट जो डिमांड है उसकी पहले 10 थी, अब उसकी 30 हो गई है। देखो प्लॉट करते हैं इसको ऐसे, क्या है, ये क्वांटिटेटिव डिमांड है, ये प्राइस है। ठीक है जी, क्वांटिटेटिव डिमांड क्या है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पर 30। प्राइस क्या है, 5, 10, 15। इसने कहा कि जब प्राइस 15 था तो डिमांड कितनी थी, 10। यहाँ पर प्राइस 15 था तो डिमांड कितनी आई, 30। अभी आपको नजर आ रही है कि किस फॉर्म में चल रही है, ये इस फॉर्म में चल रही है, ये हॉरिजॉन्टली है, ये परफेक्टली
इलास्टिक है। जब हॉरिजेंटली हो तो इलास्टिक परफेक्टली, और जब वर्टिकल हो तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक। दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए? ठीक है जी। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जो हमने अभी पढ़ लिया, E इज इक्वल टू 0, E इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब कि यहाँ पर क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक है कि प्राइस के बढ़ने पर जो डिमांड है उसका किसी भी तरह से डिमांड डिक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि प्राइस और जो डिमांड में नेगेटिव रिलेशन पढ़ते आ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, अब मैंने आपको ये समझाया है, इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर प्राइस के बढ़ने पर इलास्टिक डिमांड के अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, डिमांड घट रही है, डिमांड बढ़ रही है ना। तो देखो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि E इज लेस देन 1, दैट मीन्स E कम है 1 से। तो वो क्या है, वो क्या है, इन इलास्टिक है ना, इन इलास्टिक है। कैसे पता चला? क्योंकि ये कम है, इलास्टिक का मतलब होता है क्वांटिटेटिव डिमांड, कि प्राइस के बढ़ने पर या प्राइस के घटने पर उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है? थोड़ा सा चेंज आ रहा है, लेस इलास्टिक हो रहा है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? मान लीजिए ये प्राइस है, ये डिमांड है। ठीक है, प्राइस है इसका 20 रुपये, 20 रुपये पे डिमांड थी 100। प्राइस जब 10 हुआ तो डिमांड 120 हुई, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो इसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होगा? ऐसे, यहाँ पर क्वांटिटेटिव डिमांड है और यहाँ पर प्राइस है। ठीक है, यहाँ पर 100, यहाँ पर 120 मान लेते हैं, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20। ठीक है, जब 20 था तो डिमांड 100 थी, जब 20 था डिमांड 100 थी, ये यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और जब 10 हुई तो डिमांड 120 हुई। ठीक है, तो ऐसे, ये समझ में आ रहा है? ऐसे जब बिल्कुल भी नहीं था तो मतलब इन इलास्टिक की सिचुएशन थी, तो इन इलास्टिक की सिचुएशन में कैसे थे? ऐसे वर्टिकल था, ऐसे चल रहा था वो, है ना। अभी कह रहे हैं कि थोड़ी सी डिमांड चेंज हुई, थोड़ी सी ऐसे था ना, डिमांड में कोई चेंज नहीं है, थोड़ी सी डिमांड चेंज ऐसे ऐसे टिल्ट हो रही है, ये थोड़ा सा टेढ़ी हो रही है, तो टेढ़ी होने के कारण ऐसे हो रही है। ठीक है, तो जब थोड़ी सी इलास्टिक हुई है तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। और जब इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड इज ग्रेटर देन 1, सॉरी इधर साइड का लाइन, इज ग्रेटर देन 1, तो क्या आएगा? एग्जाम्पल में यही ले लेते हैं। अब जैसे 20 से 10 की प्राइस बढ़ा है ना, तो डिमांड क्या है, 100 से सीधा 300 पहुंच गई है। 100 से क्या पहुंच गई है? 300 पहुंच गई। तो इसका ग्राफ किस तरह से आएगा पता है? ये प्राइस है, ये क्वांटिटेटिव डिमांड है, इसका ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से, 100, 200, 300, 10, 20, 30, 10, 20, 100, 200, 300। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि नीचे क्वांटिटेटिव डिमांड आता है और ऊपर प्राइस, साइड में प्राइस आता है। अब देखो जब प्राइस क्या था, 20 था, तो डिमांड थी 100, ये यहाँ आ गया। ठीक है, और जब प्राइस 10 हुआ तो डिमांड होगी इतनी, ये इस तरह से बढ़ रही है। अब और टेढ़ी होगी ऐसे, है ना, होगी ना टेढ़ी। तो क्या है कि अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मेजर करने की, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर आप नोट कर पाओ तो क्या है, देखो यहाँ पर क्या था, डिमांड में थोड़ा सा चेंज आया, नज़र आया, ये जो साइन नज़र आ रहा है, ये जो एरिया नज़र आ रहा है, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, बट यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा डिमांड में चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स इधर साइन आएगा। सारे कंक्लूजन आपको निकल के आ रहे होंगे अब फटाफट, है ना। और जब E इज इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स ये बिल्कुल ऐसे सीधा मिलेगा, ऐसे। ये ऐसे मैं दोबारा से प्रॉपर बना के बताती हूँ आपको कि प्राइस आपका 20 है, फिर 40 हुआ, तो क्वांटिटेटिव डिमांड आपकी 100 है, तो ये 200 होगी, क्योंकि ये इसके 2 गुना गई है, तो ये भी 2 गुना जाएगी। तो इसको ऐसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो 100, 200, 10,
20 मतलब 20 और 40। जब 20 था तो 100 आ जाएगा। नज़र आ रही है? मेरे को बनाते बनाते मैंने कैमरे में भी नहीं देखा, देखो ठीक है। अब जब 20 है तो ये 100 है, ये 200 है। 1 मिनट, 20 था तो 100 है, ये गलत हो गया ग्राफ, 1 सेकेंड। 100, 200, 20, 40। 20 था प्राइस, तो क्वांटिटेटिव डिमांड कितनी है? 100 है। 20 है तो यहाँ पे 100 है, ठीक है। और जब प्राइस नहीं बढ़ेगा, नहीं, यहाँ पे 10 होगा, क्योंकि प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ती है, ठीक है। प्राइस कम हुआ 10 वो, ये फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो गई, आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं भाई। कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा से फिर ड्रॉ करेंगे, हम इसको ठीक करके रहेंगे, है ना। देखो फिर दोबारा से देखते हैं। देखो 20 है तो 100, 20 थी तो डिमांड अपनी क्या थी? 100 पर थी, ठीक है। आज जब 10 हुई तो डिमांड अपनी 200 पे हुई। तो यहाँ पर देखो गैप बिल्कुल करेक्ट है ना। इधर साइड क्या था? गैप बिल्कुल इतना था, अगर आप प्रॉपर गैप करोगे। इधर साइड क्या था कि गैप इस तरह से बढ़ रहा था, है ना। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका इसका है, ठीक है। तो सारे के सारे कंक्लूजन आपको समझ में आ गए होंगे कि जो E इज इक्वल टू 0 होता है दैट मीन्स ये वर्टिकल ऐसे खड़ी होगी। E इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा दैट मीन्स ये हॉरिजेंटल में होगी। E इज इक्वल टू 1 होगा तो ये प्रॉपर गैप लेके चलेगी, ये प्रॉपर ट्रायंगल बनेगा। अगर E इज इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, E बड़ा है, इलास्टिसिटी ज़्यादा हो रही है, क्वांटिटेटिव डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो क्या होगा? ये जो ट्रायंगल है ना ये इस तरह से नजर आएगा आपको, इस तरह से। और जब अगर E हमारा छोटा है 1 से तो हमारा ट्रायंगल जो है ना वो कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको, बिल्कुल छोटा, ठीक है। समझ में आया? इसमें वर्टिकल लाइन होगी, इसमें ट्रायंगल ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इसमें बिल्कुल सीधी नजर आएगी, इसके अंदर बिल्कुल ऐसे टेढ़ी नजर आएगी, और इसके अंदर ऐसे खड़ी नजर आएगी, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और लॉजिकली बताऊं ना, ये सीधी खड़ी है, इसमें किसी भी तरह की क्वांटिटेटिव डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा ना, ये सीधी खड़ी है ना। अगर अब मैं कहूँ कि इसमें थोड़ा सा इलास्टिक हुआ है, थोड़ा सा इलास्टिक, वो क्या था? E इज इक्वल टू लेस देन 1, थोड़ा सा इलास्टिक हुआ है तो ये थोड़ी सी टिल्ट हो गई है, तो ये क्या होगी? E इज, एक सेकेंड, मैं ही खुद, ये हो गया, ठीक है। E इज इक्वल टू लेस देन 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा और इलास्टिक होना है तो इसको नॉर्मल सी बात थोड़ा सा और टिल्ट होना पड़ेगा, टिल्ट होने के लिए इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। इसको और इलास्टिक होना है तो क्या है? E इज ए ग्रेटर देन 1, तो ये ऐसे हो जाएगा बिल्कुल, और ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। और फिर लास्ट में आगे कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा फिर भी डिमांड बढ़ रही है तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ऐसे खड़ी थी ना तो ऐसे लेटे में पोजीशन में आते 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 इसने बहुत सारे पोजीशन चेंज किए। ये पोजीशन आपने पांचों पढ़ ली है। आई होप आपके लिए जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल रही होगी। जो पॉइंट्स हैं आपको ये याद रखने हैं कि इलास्टिसिटी प्राइस और डिमांड के अंदर आपका नेगेटिव रिलेशनशिप है, और इसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी के 5 पॉइंट है। ट्रिक आपको ऐसे याद रखनी है। इस तरह से आपको इलास्टिसिटी का पता होगा कि इलास्टिसिटी हमेशा क्वांटिटेटिव डिमांड से बिलोंग करती है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिमांड से रिलेट करके चलेगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।